नेता हम ही हैं कल के में। आज एक ऐसा चेहरा, न कांग्रेस न बीजेपी, मध्य प्रदेश से लेकिन वो ताल्लुक रखते हैं, समाजवादी विचारधारा से जुड़े हैं। शिक्षा जिनका एक कार्यक्षेत्र था, विरासत में शिक्षा से सियासत की ओर आगे बढ़े हैं। नाम है यश भारती। यश जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। मध्य प्रदेश से ही ताल्लुक रखते हैं जी, लेकिन न कांग्रेस न बीजेपी, समाजवादी, जिस पार्टी का मध्य प्रदेश में 2 साल से अध्यक्ष नहीं है, उस राजनीतिक दल से जुड़कर हासिल क्या करना चाहते हैं? देखिए, अध्यक्ष होना ना होना एक दूसरी चीज़ है, एक विचारधारा होती है। किसी चीज़ को लेकर के हम काम कर रहे हैं तो उसमें विचार मायने रखते हैं, और विचार नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो समाजवादी विचारधारा जो है उसके माध्यम से हम समाजवाद स्थापित करना चाहते हैं। जिस तरीके से अभी मध्य प्रदेश के अंदर जो विचारधाराओं का पतन हो रहा है, जो राष्ट्र की बातें तो हो रही हैं लेकिन राष्ट्र को ध्वस्त करने का कार्यक्रम ज़्यादा चल रहा है, तो उसको बचाने का काम अगर हो सकता है तो केवल समाजवाद से हो सकता है, समाजवादी विचारधारा के माध्यम से हो सकता है। लेकिन विचारधारा को अगर आगे बढ़ाना है तो संगठन की आवश्यकता तो महसूस होती है, या व्यक्ति विशेष एक उसको आदर्श बनाकर, उसका चेहरा सामने रखकर, पोस्टर बनाकर विचारधारा आगे बढ़ेगी? नहीं, जो हमारे आदर्श होते हैं, जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी हमारे आदर्श हैं, माननीय अखिलेश यादव जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हमारे आदर्श हैं। जिनके कार्य योजनाएं, जो उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए कार्य योजनाएं चलाई, जो उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए हम लोगों के लिए दिशा निर्देश बनाए हैं और पार्टी को एक संयम पार्टी बनाते हुए काम कर रहे हैं लगातार, वो हमारे लिए मार्गदर्शन का काम कर रहे हैं, आदर्श का काम कर रहे हैं। हम उसी आपकी उम्र क्राइटेरिया में अखिलेश फिट है, लेकिन इससे पहले आपने मुलायम सिंह के कार्यकाल को भी तो देखा होगा। निश्चित तौर पे उनका भी कार्यकाल अच्छा रहा। लोग जब वो धोती पहन करके सदन में जाते थे, या लोग जो देखते थे, युवा जो देखते थे, वो धोती पहने हुए आदमी को बहुत साधारण व्यक्ति समझते थे। लेकिन जो उन्होंने रक्षा मंत्रालय संभाला और रक्षा मंत्रालय रहते हुए उन्होंने जिस तरीके के काम किए, चाहे वो सियाचिन में पहली बार किसी रक्षा मंत्री का जाना हो, या बॉर्डर पे सेना का मनोबल बढ़ाना, और दुश्मन देश अगर फायरिंग कर रहा है तो सुरक्षित स्थान की जगह पे मनोबल बढ़ाते हुए फायरिंग के लिए ऑर्डर देना कि हाँ हम डट करके जवाब देंगे। और सदन में तो बतौर रक्षा मंत्री मुलायम सिंह और मुख्यमंत्री रहते हुए भी प्रभावित आपको कर रहे हैं, लेकिन आदर्श आपके और आइकॉन अखिलेश यादव ही क्यों? युवा है इसलिए? निश्चित तौर पे इसीलिए कि युवा है। उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए जो अपील करी युवाओं से कि युवा राजनीति में आएँ और अच्छा काम करें, और अपनी संगठन क्षमताएं से के साथ में या अपनी योग्यताओं के साथ में समाज में एक अच्छा संदेश दें और अच्छा कार्य करें, जिससे राजनीति अच्छे रूप में आए। जिस तरीके से राजनीति बदनाम हो रही है, नेता बदनाम हो रहा है। नेता शब्द आज देखिए, ज़रा सी भी कोई आंदोलन करता है या कोई अपने हक अधिकार की बात करता है, एक साधारण सा भी आदमी, तो उसको नेता करके कह करते हुए अपमानित करने का काम होता है, जबकि नेता अपने आप में एक बड़ा शब्द है, उसके बड़े मायने दांव पर है इस वक्त। निश्चित तौर पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश और देश के अंदर राजनीति को बदनाम करने का काम किया, नेता शब्द को बदनाम करने का काम किया है, ये हर उस व्यक्ति के लिए चुनौती है जो राजनीतिक क्षेत्र में काम। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यस, विरासत में राजनीति आपको मिली है, लेकिन परिस्थितियां क्या थी कि आप अब सामाजिक, जो शिक्षा के क्षेत्र में आप और आपका पुराना परिवार जो पीढ़ी दर पीढ़ी काम कर रहा था, उससे दूरी बनाते हुए और सियासत में ही आप रुचि ले रहे हैं? देखिए, परिवार जो हमारा था वो सामाजिक न्याय के लिए लगातार काम करता रहा है। हम लोग शिक्षा क्षेत्र में काम करते थे। कोचिंग शब्द हम लोगों ने इस्तेमाल किया शिक्षा के क्षेत्र में। पहले अलग अलग सब्जेक्टों की ट्यूशन क्लासेस होती थी, हम लोगों ने शैक्षणिक संस्था में उसको लेकर के आए। एक अम्ब्रेला के अंदर, एक छतरी के अंदर सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएं, ताकि बच्चे का कीमती समय बचे और एक ही छतरी के नीचे आकर के। शुरुआत कब होती है, कौन करता है? ये कानपुर से इसकी शुरुआत हुई। पिताजी हमारे 6 भाई थे, ताऊजी, चाचा जी, सब लोगों ने स्टार्ट किया और परिवार के सभी लोग उसमें सम्मिलित हुए। 38 से ज़्यादा संस्थान देश भर में काम कर रहे थे, और सबने अपना अपना एक अलग हेडक्वार्टर बनाया। पिताजी ने अपना हेडक्वार्टर भोपाल चुना, और भोपाल और ग्वालियर के माध्यम से हमने शिक्षा क्षेत्र में काम करने का काम किया। हज़ारों डॉक्टर और इंजीनियर प्रदेश को और देश को देने का काम। किस तरह की, किस विषय की कोचिंग? मुख्यतः पीएमटी और पीटी में उस समय एंट्रेंस एग्जाम हुआ करते थे, तो उस एंट्रेंस एग्जाम के माध्यम से तमाम डॉक्टर और इंजीनियर बनाने का काम किया, और आज काफ़ी सारे डॉक्टर्स। परिवार में कोई डॉक्टर इंजीनियर बना? हाँ, काफ़ी सारे लोग बने हैं, वो काम कर रहे हैं, जिनका ज़्यादातर लोगों का तो शिक्षा क्षेत्र में ही काम करने में रुचि बनी रही, क्योंकि ये जो सम्मान दिलाने का काम इस क्षेत्र में मिला, आर्थिक रूप में भी सम्मान मिला और सामाजिक तौर पे भी जो सम्मान मिला, वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण था। तो किसी ने शिक्षा ग्रहण करके डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना उचित नहीं समझा। इसी काम को सब लोगों ने आगे बढ़ाया है, लोगों को आगे बढ़ाते रहे। कुछ लोग डॉक्टर। अब ये काम कहाँ पर रुका हुआ है? प्रतिस्पर्धा है, संस्थान बंद हो चुके हैं, काफी सारे संस्थान बंद हो गए, अलग रूप ले लिया। संकट में, आर्थिक संकट था,
आर्थिक संकट से ज़्यादा जो क्वालिटी है और जो हम इसको कहें कि कंपटीशन जो हो गया आपस में, वो कोचिंग संस्थान का पूरी तरीके से निजीकरण जो जिसका हम सब लोग विरोध करते हैं उस पे हावी हो गया है। अब सिर्फ शोषण हो रहा है कि बच्चे से कैसे अधिक पैसा लिया जा सके, माँ बाप से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लिया। ये लड़ाई आप जैसे जो अगली भविष्य की पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे नहीं लड़ पाए। नहीं, लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं हमको भी राजनीति का रूप लेना पड़ा। आज निजीकरण का, शिक्षा के मोर्चे पे मैं बात कर रहा हूँ, आज निजीकरण का हम लोग विरोध कर रहे हैं तो इसी बात पे कर रहे हैं कि अगर निजीकरण, जिस क्षेत्र में पीढ़ी दर पीढ़ी आप काम कर रहे हैं उस क्षेत्र को अगर आगे बढ़ाना है, लोगों को न्याय दिलाना है, मकसद पूरा करना है, तो अब राजनीति में आकर ही ये मकसद पूरा होगा। नहीं, निश्चित तौर पे अगर आवाज उठानी है तो मैं एक शैक्षणिक संस्थान के माध्यम से अगर आवाज उठा रहा था तो हमें उसमें वो कामयाबी नहीं हो रही थी, क्योंकि आप उसी क्षेत्र में काम करते हैं और उसी क्षेत्र की अगर कमियों की बात, आपके और आपके प्रबंधन की, आपकी टीम की नाकामयाबी नहीं है। नहीं, टीम की नाकामयाबी नहीं है, देखिए सरकारों की नाकामयाबी है जो सुनना नहीं चाहती। जैसे पिताजी श्री केएल यादव जी जब जीवित थे तो उन्होंने अर्जुन सिंह जी के मुख्यमंत्री रहते हुए तमाम योजनाएं शोषित पिछड़े वंचितों के लिए लाए कि नो पास नो फीस है। हम उन बच्चों को पढ़ाएंगे जो किसी कारण से आर्थिक स्थिति जिनकी बिगड़ी है, सामाजिक स्थिति बिगड़ी हुई है, और वो पढ़ना चाहते हैं, योग्यता है, लेकिन उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। जाति विशेष, वर्ग विशेष या आरक्षण की दरकार रखने वाले तक सीमित थी ये व्यवस्था? नहीं, सभी के लिए थी। अगर वो आर्थिक तौर पर पिछड़ा है, उसकी जाति कोई भी हो, सामाजिक तौर पर पिछड़ा है, अगर उसकी कोई जाति है, तो उन सबको सफल होने का हक है। तो उस हक की लड़ाई के लिए, सामाजिक न्याय की लड़ाई के लिए पिताजी अग्रसर थे और अर्जुन सिंह जी के साथ में तमाम बार उन्होंने इस बात को रखा, जबकि वो कांग्रेसी नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उस बात को रखा, सुना गया। मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी ने उस बात को अप्रिशिएट भी किया, बात को आगे भी बढ़ाया। लेकिन अधिकारियों को, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अधिकारियों की लाल फीताशाही है, उसके कारण वो स्कीम फेल हो गई। केंद्र में भी उन्होंने लाने की काम करी जब जनता दल की सरकार बनी, और इस सरकार सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से आज वो स्कीम चल रही है। लेकिन सरकारी जो नाकामयाबी है, जो अधिकारियों पे पकड़ नहीं है हमारे मंत्रियों की, उस कारण से वो सारा दोष व्यवस्था सेटअप सरकार का है। निश्चित तौर पे उसी का है। अगर अच्छी व्यवस्था होगी तो अच्छा परिणाम आएंगे, अगर व्यवस्था फेल हो रही है तो उसकी दोषी कहीं ना कहीं सरकार और अधिकारी हैं। पिताजी ने जनता दल के सदस्य बने, क्या सोचकर बने और क्या हासिल किया? उस समय उनको सामाजिक न्याय की बात लगती थी, जो आरक्षण की व्यवस्था थी, जो मंडल कमीशन की व्यवस्था थी, उससे वो जुड़े थे, उसकी आवाज़ वो अपने स्वतंत्र प्लेटफॉर्म से उठा रहे थे। तो जब उन्हें लगा कि जनता दल में भी वही सारी बातें हैं, तो उस समय श्री लक्ष्मी नारायण जी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, युवा जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष गणेश सिंह जी हुआ करते, जो अभी सतना से, ये दोनों भाजपा में जा चुके हैं। दोनों भाजपा में जा चुके उस समय, लेकिन ये जनता दल की विचारधारा में थे, दोनों समाजवादी विचारधारा से थे, दोनों लोकसभा तक पहुंचे। जी जी जी, भाजपा के टिकट पे चुनाव जीते और संसद में भी पहुंचे। पार्टी बदलना उनका निजी फैसला है। रामानंद सिंह जी भी विधायक दल के नेता हुआ करते थे जनता दल में। इन सब लोगों ने लड़ाई लड़ी उस समय, तो उन सब पिताजी उस लड़ाई को अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचा पाए? टीम कमजोर थी या फिर नेतृत्व पर सवाल उठ रहा था, सक्षम नहीं था नेतृत्व? नहीं, काफी सफल रहे उसमें, काफी हद तक सफल रहे। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर जो हमारे लोगों में एक जागरूकता होनी चाहिए, जो यूपी में देखने को मिलती है, बिहार में देखने को मिलती है, दिल्ली में देखने को मिलती है, हरियाणा में देखने को मिलती है, काफी हद तक राजस्थान में भी देखने को मिलती है। सवाल ये, पिताजी भी जनता दल से और गणेश सिंह सतना से सांसद बन के पहुंच जाते हैं, लक्ष्मी नारायण यादव आपकी पार्टी का चेहरा रहे, बीजेपी में शामिल होकर चुनाव जीत के सागर से पहुंच जाते हैं, तो फिर आपके पिताजी या परिवार कोई और दूसरे नेता कैसे, क्या गारंटी है कि वो समाजवादी विचारधारा पर अडिग रहेंगे, और क्या गारंटी है कि आप इस लाइन को आगे बढ़ाने में सफल होंगे? नहीं, गारंटी तो देखिए स्पष्ट दिख रही है कि मैं अभी तक भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के हासिल क्या हुआ? नहीं, हासिल कुछ नहीं, कोई लालच नहीं है, तो ना अवसरवाद। देखिए, लोकसभा में जाना ही अगर मकसद होता तो शायद दूसरी पार्टी में होता मैं। हमारा संघर्ष, चुनाव जीतना संघर्ष करना हो सकता है, लेकिन जो आप लड़ाई कहते थे कि अर्जुन सिंह को हमने सुझाव दिए पिताजी ने, लेकिन वो अंजाम तक नहीं पहुंचे, तो फिर आप जब आपने चुना है कि राजनीतिक मोर्चे पर ही लड़ाई लड़ करके शिक्षा के क्षेत्र में भी बदलाव लाया जा सकता है, तो वो कैसे संभव है? देखिए, ऐसे संभव है कि जो हमारी बातें थी वो बातें पूरी नहीं मानी गई, कुछ बातें मानी गई तो उसके परिणाम भी आए, लेकिन जब पूरी बातें नहीं होंगी तो दिक्कत रहेगी। जैसे अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में घोषणा करा है कि 3 महीने के अंदर जातिगत जनगणना की जाएगी। तब जातीय जनगणना जब होगी तो वो सभी की होगी, वो सामान्य वर्ग की भी होगी, अनुसूचित जाति की भी होगी, जनजाति की भी होगी, पिछड़ा वर्ग की भी होगी, अल्पसंख्यक की भी होगी। और उसी नहीं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने करके दिखाया। मुख्यमंत्री पिछली बार जब घोषणा की गई थी तो लैपटॉप वितरण की बात की थी, तब भी सवाल उठा रहे थे लोग, कितने सारे लैपटॉप बांट के दिखाया, 18 लाख लैपटॉप बांट करके दिखाए। महिलाओं को आर्थिक सहायता। प्रदेश में समाजवादी पार्टी, आप इस वक्त जिम्मेदारी क्या निभा रहे हैं
जिस पार्टी का अध्यक्ष नहीं है उसकी यूथ विंग के ही आप अध्यक्ष हैं जी। उसका कार्यकाल कितना समय का हो चुका है? अभी अक्टूबर में 4 महीने हुए हैं मुझे। तो 4 महीने में टीम बन गई है आपकी? प्रदेश का दौरा कर रहा हूं, प्रदेश में जा रहा हूं, हर जगह अपनी अपनी समस्या आ रही है। कितने जिलों में टीम बन गई है? अभी लगभग 12 जिलों में हमने टीम बना ली है, घोषित कर रहे हैं लगातार, और मजबूत टीम बनेगी। ये वो जिले हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हैं? काफी कुछ सारे जिले ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो इसीलिए फोकस अभी उन्हीं क्षेत्रों में है। और प्रदेश स्तरीय कोई टीम तैयार हुई है? प्रदेश स्तरीय टीम तैयार हो चुकी है। अंतिम मुलाकात अखिलेश यादव से आपकी कब होती है? अक्टूबर माह में। लंबा समय बीत गया है। वो व्यस्त हैं, बार बार समय लेना उनसे या उनका समय पे व्यस्त हैं तो उसकी प्राथमिकता कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश चुनाव है। निश्चित तौर पे अभी पूरी समाजवादी पार्टी का और देश का ध्यान जो है वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में है। बड़ी लड़ाई है, बड़ा संघर्ष है, तो हम सबको उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगना है। और उत्तर प्रदेश पार्टी भी बदल रही है, अब यादव के अलावा भी दूसरे पिछड़े छोटे छोटे दूसरे समाज के लोगों को जोड़ रही है उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी क्या ये लाइन आगे बढ़ना चाहिए, और बढ़ेगी तो कैसे? निश्चित तौर पे आगे बढ़ी हुई है। और ये तो देखिए कुप्रचार है जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं भारतीय जनता पार्टी के और पहले क्या कुप्रचार है? ये कुप्रचार है कि केवल यादव ही इस पार्टी में आगे काम करते हैं। जनेश्वर स्ट्रक्चर ये नहीं, छोटे लोहिया जी, जनेश्वर मिश्र जी, एशिया का सबसे बड़ा पार्क जनेश्वर मिश्र जी के नाम पे बना है, किसी यादव के नाम पे नहीं बना। तमाम योजनाएं यहाँ पार्टी की कमान किसी गैर यादव को दी गई कभी? निश्चित तौर पे कईयों बार दी गई। सबसे प्रथम मुख्य जो प्रदेश अध्यक्ष बने थे वो शंभू दयाल बघेल जी बने थे, जो ग्वालियर से आते थे, और राष्ट्रीय महामंत्री रघु ठाकुर जी को बनाया गया था। पूरी प्रदेश की कमान उन दोनों के हाथ में थी। रघु ठाकुर हर निर्णय रघु ठाकुर बड़ा चेहरा नेता, आपकी पार्टी से क्यों नहीं जुड़े? वो किस पार्टी के नेता? वो रघु ठाकुर समाजवादी पृष्ठभूमि से, समाजवादी विचार, जनता दल यू कई बंटवारे हुए अलग अलग समय पर, वो आपकी पार्टी का बड़ा चेहरा बनकर सामने क्यों नहीं है? नहीं, बड़ा चेहरा थे वो, फिर उनका ही निर्णय था कि हम मध्य प्रदेश में अपने हिसाब से राजनीति करेंगे, तो उन्होंने अपना एक दल बनाया हुआ है, उस दल के माध्यम से वो काम कर रहे हैं और समाजवादी विचारधारा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो हम उनके साथ में हैं। अभी 2 साल लगता नहीं कि छोटे छोटे विचारधारा के नाम पर अलग दल हो जाते हैं, तो फिर यहीं पे तो विचारधारा कमजोर हो जाती है। नहीं, विचारधारा ऐसे बटने से कमजोर नहीं होती। विचार, ये तो विचार है। विचार जितना बढ़ेगा, लोगों के बीच में पहुंचेगा, लोग जागरूक हो, जनता को जागरूक होना है ताकि लोकतंत्र बचा रहे। जब वो वोट डालने जाते हैं तो उनको इतनी समझ हो, ना कि 2 पार्टी सिस्टम हो कि भाजपा और कांग्रेस, बाकी हम किसी को जानते ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों यही चाहते हैं कि जितना भी लोकतंत्र है वो 2 पार्टी तक सीमित रहे। जनता जब वोट डालने के लिए जाए या बटन दबाने जाए तो उसे केवल 2 ही चिन्ह दिखे, कमल का फूल और हाथ का पंजा। 2 पार्टी सिस्टम की बात आप कर रही, तो ये समाजवादी के लिए पहली चुनौती कौन है, कांग्रेस या बीजेपी? नहीं, अभी तो जो सत्ता में बैठे हैं, पहले सत्ता में कांग्रेस बैठी थी तो समाजवादी विचारधारा नहीं उसको खत्म करने का काम किया था। आज सत्ता में भारतीय जनता पार्टी बैठी है तो समाजवादी विचारधारा ही उसको खत्म करेगी। कांग्रेस को कमजोर करने से कहीं बीजेपी को मजबूत नहीं करते हैं? नहीं, तो कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है। अगर सत्ता में रहते हुए, राज्य में सत्ता में रहते हुए अगर वो 29 में से 28 सीटें हारते हैं तो ये उनको सोचना चाहिए। वो 1 सीट भी बड़ी मुश्किल से बचा पाते हैं, और जो हारता है वो चला जाता है, उनकी सरकार वो नहीं बचा पाते, तो ये उनको आत्मचिंतन की आवश्यकता। वो चला जाता है, लेकिन समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतने वाले बिजावर से एकमात्र विधायक राजेश शुक्ला कहाँ हैं? उनको पार्टी से निष्कासित किया गया है। जो राज्यसभा का चुनाव था उसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी के अनुसार, जो विचारधारा है उसके अनुसार वोटिंग नहीं करी, इसीलिए उनको पार्टी से निष्कासित किया गया। उनका अपना निजी निर्णय था, उन्होंने जिसको वोट देना था उन्होंने दिया, लेकिन अगर विचारधारा के अनुरूप काम नहीं करेंगे तो हम बर्दाश्त करने का काम नहीं करेंगे। तो पार्टी का ना मध्य प्रदेश में संगठन, ना मुखिया, और अब तो वो विधायक भी नहीं, निष्कासित खुद पार्टी ने कर दिया, तो कैसे संभावनाएं जगेंगी? नहीं, ये तो बताता है कि हम बिकने वाले लोग नहीं है। अगर विचारधारा से, कौन है? विचारधारा से कोई समझ, स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी समय समय पर प्रभारी भेजते हैं। 52 जिलों में 52 प्रभारी उन्होंने भेजे, और हर कार्यकर्ता से वो 52 प्रभारी मिले, और उनकी लखनऊ के अंदर बाकायदा एक मीटिंग लेकर के सब लोगों को एक एक मौका दिया, हर जिले के व्यक्ति को, हर विधानसभा के व्यक्ति को अपनी बात रखने के लिए। तो मुझे लगता माने उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश टारगेट पर होगा, सरकार उत्तर प्रदेश में बने या ना बने। निश्चित तौर पर 22 का जो ये चुनाव है, इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का पूरा फोकस मध्य प्रदेश के चुनाव में होगा। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मजबूत कर। तो जिनको भाजपा कांग्रेस से टिकट नहीं मिलता वो समाजवादी पार्टी का टिकट ले आते हैं? नहीं, जिनको टिकट नहीं मिलता, ये तो जो अच्छा कैंडिडेट होगा, जिसकी विचारधारा अच्छी होगी, हम उसको देंगे, और उसी के माध्यम से हमने काम किया। और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने लगभग 25 दिन का समय दिया था 18 के चुनाव में, और उसमें परिणाम काफी सुखद थे।
6 स्थानों पे हम दूसरे नंबर पे रहे, जिसमें काफी कम मार्जिन के साथ में हम हारे हैं, नहीं तो आज 6 विधायक होते। हाँ, निश्चित तौर पे एक बात आपकी बार बार जो आप पूछ रहे हैं वो ठीक है, संगठन कमजोर है हमारा, और उस कमजोर होने के पीछे ये मैं समझता हूं कि लोग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार के कारण झुकते हैं। जो उनके लोग हैं वो सरकार का प्रलोभन देने का काम करते हैं, तो हमारे लोग कई बार टूट जाते हैं उसमें। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती जो रहेगी वो यही रहेगी कि सरकार के नाम पे लोग टूटे नहीं, विचारधारा के नाम से जुड़े। और उसी का काम मैं कर रहा हूं कि जो युवाओं की जिम्मेदारी दी है, युवाओं में विचारधारा का प्रभाव हो, विचारधारा को समझें, और विचारधारा का जब उनके अंदर प्रभाव रहेगा तो इस तरीके के अवसरवाद या जिस तरीके सरकार जो चीजें करती है, सरकार हर राजनीतिक दल विचारधारा और सिद्धांत की बात करता है, वो भी आप भी कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी भी कर रहे हैं, लेकिन संभावनाएं कहाँ नजर आ रही हैं आपको? मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है, जो भौगोलिक क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश से लगी सीमा तक ही खुद तक सीमित रह के जाते हैं। पूरी सीटों पर तो उम्मीदवार ही नजर नहीं आते हैं। पिछला ट्रैक रिकॉर्ड तो इलेक्शन का यही कहता है। नहीं, पूरी सीटों पर हम उम्मीदवार उतारते भी नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी 18 से 20 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते थे 2018 के चुनाव में, कार्यकर्ताओं का दबाव रहा, तब जाकर के हम मानते हैं कि समाजवादी पार्टी के लिए ज्यादा संभावनाएं मध्य प्रदेश में नहीं है। वही बात, 2 पार्टी सिस्टम है यहाँ पर, मजबूत है। और नहीं, बहुत संभावना है, अच्छा वातावरण है, जरूरत है अच्छा काम करने की, युवाओं के बीच में काम करने की। तो हम कोशिश करेंगे युवाओं के बीच में काम करने की, समाजवादी विचारधारा को ले जाने की, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की विचारधारा को, माननीय अखिलेश यादव जी की विचारधारा को जन जन तक ले जाने की। विंध्य क्षेत्र जो है वो अपने आप में समाजवादी विचारधारा का बड़ा घर रहा है। चंबल संभाग, ग्वालियर चंबल संभाग जो रहा है वो समाजवादी विचारधारा के बड़ा घर रहा है। पुरानी बात है? नहीं, पुरानी और नई बात है। देखिए, नेत्रहीन सांसद देने का काम अगर कहीं से हुआ तो विंध्य क्षेत्र से हुआ, और वो समाजवादी विचारधारा थी, और कितनी क्रांतिकारी आवाज थी वो हम सब ने देखा है। उसी तरीके से, लेकिन वही फिर मैं दोहरा रहा हूं, गुजरे जमाने की बात है। नहीं, विचारधारा कभी खत्म नहीं होती, विचारधारा तो हमेशा जिंदा रहती है, और आगे कम और ज्यादा होती रहती है। लोग अवसरवादी होते रहते हैं। देखिए, आज निजीकरण का जमाना चल रहा है, जिस तरीके सरकार ने निजीकरण थोप दिया। अगर आपकी जेब में पैसा है तो आप काम करिए, आपकी जेब में पैसा नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते। आज अगर आप किसी से विचारों के साथ में काम कराना चाहेंगे, आप देखिए 2 पार्टी सिस्टम ने क्या किया है। आज अगर आप कार्यकर्ता के माध्यम से काम करें तो लोग झंडा नहीं लगाते। आप बताइए कितने कांग्रेस के कार्यकर्ता झंडा लगाते हुए दिख जाएंगे आपको, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता झंडे लगाते हुए दिख जाएंगे, कितने लोग दरी बिछाते हुए दिख जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पैसा देके काम कराना सीख गए हैं। कार्यकर्ताओं को पार्टी के साथ जोड़ना इन्होंने खत्म कर दिया, और ये विचारधारा इन्होंने मध्य प्रदेश में कूट कूट के भर दी है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। हम जब विचारधारा लेंगे, ये झंडा जो है ये आपके आत्मसम्मान का झंडा है, ये विचारधारा है, ये कोई ऐसा काम नहीं है कि आप किसी से पैसे लेकर के नौकरी। झंडा आत्मसम्मान की संकेत दे रहा है, संदेश दे रहा है, लेकिन टोपी लाल को लेकर के तो कई सवाल खड़े कर दिए गए। वो उनका काम है, प्रतिद्वंदता पे वो कितने निचले स्तर पे गिर सकते हैं, वो हर निचले स्तर पे जा रहे हैं, और इसीलिए राजनेता और राजनीति को बदनाम करने का काम इन्हीं लोगों के माध्यम से हुआ है। मैं फिर पुराना सवाल एक बार फिर पूछ रहा हूँ, अगर लड़ाई समाजवादी पार्टी को लड़ना है विचारधारा के नाम पर, तो पहले उसका टारगेट कांग्रेस होगी या बीजेपी होगी? दोनों हैं, दोनों मिले। दोनों कैसे? दोनों मिले, एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। आपको 5 उंगलियों में से एक ही बड़ी होती है। नहीं, एक बड़ी होती है, लेकिन हर उंगली का, अंगूठे का अपना एक महत्व है, और हर जगह इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में सत्ता में है, कांग्रेस सत्ता में रही है। पुराने अनुभव तो बताते हैं कि कांग्रेस से समझौता कर लेते हैं आप। नहीं, सत्ता में जिसको रोकना है उसके लिए तो समझौते करने पड़ेंगे। बड़ी लड़ाई को रोकना लक्ष्य, बड़ी लड़ाई तो बड़े व्यक्ति से लड़नी पड़ेगी। आज की डेट में अगर बड़ा कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है, जो अपने आप को सबसे बड़ा दल बताती है। पहला बड़ा दुश्मन राजनीतिक तौर पर बीजेपी। नहीं, दुश्मन नहीं कह सकते, प्रतिद्वंदी कह सकते हैं। वो भी हमारे देश के लोग हैं, लेकिन उनकी विचारधारा, जो तिरंगे को नहीं मानते थे, जो तिरंगे का विरोध करते थे, जो राष्ट्र को नहीं मानते थे, राष्ट्र का विरोध करते थे, वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, संविधान का विरोध करते हैं, संविधान के मूल रूप का विरोध करते हैं। तो हमारी पहली लड़ाई जो है ऐसी विचारधारा से है, जो संविधान खत्म करना चाहती है, जो हमारे राष्ट्र ध्वज को खत्म करना चाहती है, जो हमारे राष्ट्र की भौगोलिक स्थिति को खराब करना चाहती है, राष्ट्र में जो लोग रह रहे हैं उनमें बंटवारा करना चाहती है, क्षेत्र के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। तो सबसे बड़ी चुनौती हमारी वो है कि हम समाजवाद के नाम पे उन सबको एकत्रित करें जो इस लड़ाई में हमारे साथ खड़े होना चाहते हैं। यस, यूथ विंग से निकलकर पार्टी के फोरम पर कब नजर आएगा? नहीं, पार्टी के फोरम पे है। यूथ विंग से बाहर निकल करके नहीं, पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी थी। मेन विंग में मैं प्रदेश प्रवक्ता था, और सीहोर जिले का भी प्रभारी रहा, और अन्य जगह की भी मुझे जिम्मेदारी दी गई। अभी युवाओं की जिम्मेदारी दी गई। मेरा ऐसा मानना रहा है कि मैं अभी युवा हूं, तो मुझे युवाओं में बेहतर काम करने की आवश्यकता है। उपलब्धि के तौर पर कौन सा आंदोलन है?
अब शुरुआत हुई है, अभी कोविड काल में मुझे 4 महीने हुए हैं। कोविड काल में जिम्मेदारी मिली है, जहां भीड़ इकट्ठा करना मना है, सारे नियम कायदे हम जैसे लोगों के लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी बड़े आयोजन कर सकती है, इनके प्रदेश अध्यक्ष कहीं भी सड़क पे भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं, ये बात तो अखिलेश जी भी वहां कह रहे हैं। हाँ, तो ये तो सभी पे लागू है ना। तो ये तैयारियों का अभाव है ना? नहीं, कोई अभाव नहीं है। अगर हम नियम मानते हैं, संविधान मानते हैं, लोकतंत्र मानते हैं, तो ये हमारी कमी नहीं है। लड़ाई तो इन्हीं मुद्दों पे लड़ रहे हैं ना। निश्चित तौर पे। तो हम घर घर जाकर के संघर्ष कर रहे हैं, बात कर रहे हैं लोगों से, विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कहाँ हैं, किस हाल में है? पार्टी तो ठीक है, संगठन नहीं है ना नेतृत्व है, कहाँ है गौरी यादव? नहीं, वो ठीक है, सागर में है और अपने गृह क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और हम जैसे युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। कुछ गलत लगता है तो रोकने और टोकने का काम करते हैं, और अच्छा काम लगता है तो शाबाशी देने का काम। वापस आना चाहिए सपा में, ये उनका निर्णय है, उनकी विचारधारा है। वो भारतीय जनता पार्टी में उस विचारधारा के माध्यम से काम कर रहे हैं। समय समय पे हमने देखा है वो इस तरीके की बात करते हैं, आंदोलन करते हैं। गणेश सिंह से तो आपको ये अपेक्षाएं होंगी नहीं? नहीं, ये तो उनको तय करना है, वो किस सोच के साथ में वहां गए हैं, उनको क्या हासिल हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का इस्तेमाल तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन समाजवादी विचारधारा वालों को दे कुछ नहीं रही है। यश भारती चुनाव लड़ना चाहेंगे? चुनाव लड़ना तो जनता के ऊपर है। अगर मुझे जनता कहेगी, पार्टी कहेगी, तो निश्चित तौर पे चुनाव लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। आप और हम दोनों जानते हैं, जनता नहीं कहती है। नहीं, जनता कहती है। मशवरा लेने की बात होती है, महत्वाकांक्षाएं सामने लाना। जनता को क्या पता कि भाई आप चुनाव लड़ना चाहते कि नहीं चाहते, और लड़ना चाहते तो जीतेंगे तो जी कहां से चुनाव लड़ेंगे? अगर जनता चाहती, कहां की जनता? प्रदेश की जहां हमारा काम ज्यादा बेहतर होगा, जनता के लिए संघर्ष कर पाएंगे, अच्छे परिणाम दे पाएंगे, वहां की जनता कहेगी कि आप चुनाव लड़िए। और वो मेरे लिए नहीं कहेगी, हर उस व्यक्ति के लिए कहेगी जो जनता के बीच में काम कर रहा होगा, संघर्ष कर रहा होगा। वो चाहेगी कि एक अच्छा प्रतिनिधि उनके बीच में रहे, उनके कामों के लिए आगे बढ़े, संघर्ष के लिए काम करे, ना कि लोभ लुभावने वादे करके उनके वोट को बेचने का काम करे, उनको ठगने का काम करे। आपकी टीम कब तक रंग लाएगी? 10 मार्च को परिणाम आ जाएंगे उत्तर प्रदेश के, और लगभग 30 से 31 मार्च तक मुझे लगता है पूरी टीम प्रदेश भर में काम करने लगेगी। कोई क्राइटेरिया के लिए क्राइटेरिया सीधा सा है, काम फॉर ऑल, कोई भी जुड़ सकता है, कोई भी जुड़ सकता है। समाजवादी विचारधारा बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, उसको बदलने का काम हमारा है। उसको पाठशाला, ऐसा कोई नियम, जिसको टिकट नहीं मिला वो उस वक्त आएगा तो आप उसको टिकट देंगे, ये 100% की गारंटी है, या ये नहीं होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होगा। उस समय जो हमारी पार्टी के नियम होंगे, जो हमारी पार्टी के लोग तय करेंगे, उस समय टिकट तय किया जाएगा और प्रत्याशी बनाया जाएगा। पार्टी में जुड़ने का क्राइटेरिया सीधा सा यही है कि जो देश को आगे बढ़ाना चाहता हो, समाजवाद विचारधारा को मानता हो, वो हमारे साथ जुड़े, उसका स्वागत है। आरक्षण का मुद्दा कितना कार्यशाला के माध्यम से हम उसको तैयार करेंगे और जनहित के वो विषय। आरक्षण का मुद्दा, खासतौर से पिछड़ों को लेकर जब बात होती है, तो समाजवादी पार्टी की जो सोच है वो तो सब सार्वजनिक है, सब जानते हैं। ऐसे में क्या सोचते हैं कि ये वक्त का तकाजा है, या फिर वाकई में अब सपा को भी बदलना चाहिए? नहीं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने बहुत पहले ये नारा दिया था कि संसो पावे 100 में 60, पिछड़े पावे 100 में 60। तो 100 में 60 का नारा तो बहुत पहले था, अभी 100 में 60 की बात आई नहीं है, 50 के अंदर ही की बात रह रही है। तो जो शोषित हैं, वंचित हैं, पिछड़े हैं, जो मुख्य धारा से पिछड़ गए हैं, चाहे वो हमारे महिलाएं क्यों ना हो, चाहे वो किसी पिछड़े वर्ग की जाति से आते हो, अनुसूचित जाति से आते हो, जनजाति से आते हो, अल्पसंख्यक से आते हो, या सामान्य वर्ग से भी आते हो, अगर वो किसी भी स्थिति में पिछड़ रहा है तो उसको मुख्य धारा में लाने का काम हम लोगों को करना चाहिए। हमारे मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग का आरक्षण का एक बड़ा मुद्दा था, आप सपा कहां खड़ी है? नहीं, जब भी विषय आया है हमने बात रखी है, और उचित प्लेटफॉर्म से मीडिया के साथियों के साथ में। क्या चाहते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट का अब तो डिसीजन भी आ गया है। नहीं, उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। जो शोषित है, वंचित है, पिछड़ा है, उसको उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, चाहे फिर वो पिछड़े के अलावा दलित वर्ग ही क्यों ना हो, कोई भी वर्ग हो, हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो सवर्णों के भी आरक्षण की बात उठने लगी है। नहीं, मैं कह रहा हूं ना, हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उसके क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? क्राइटेरिया सबसे पहले तो संख्या निर्धारित होनी चाहिए। अभी सरकार को यही जनगणना की बात कर, बिल्कुल जातीय जनगणना। अभी सरकार को ये नहीं पता कि हमारे ब्राह्मण कितने हैं, ठाकुर कितने हैं, वैश्य कितने हैं, यादव कितने हैं, कुर्मी कितने हैं, गुर्जर कितने हैं। में जो बांट रहे हैं, ये लगता नहीं कि समाज के उत्थान में एक बड़ा रोड़ा है? नहीं, बांट नहीं रहे, ये तो व्यवस्था है, व्यवस्था है। उस व्यवस्था नहीं बढ़ेगी। नहीं, कौन दलित, कौन आदिवासी, ये व्यवस्था है। उस व्यवस्था के अंतर्गत अगर हम उचित प्रतिनिधित्व, योग्यता आरक्षण की कसौटी मापदंड क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं, योग्यता है ना, योग्य आर्थिक तौर पर मदद दे दें, और उम्मीदवार जो भी है चयन हो वो योग्यता के मापदंड पर हो। नहीं, आर्थिक आधार नहीं हो सकता। आर्थिक आधार इसीलिए नहीं हो सकता, ये तो निजीकरण वाली व्यवस्था हो गई। पीढ़ी दर पीढ़ी इसका फायदा जो ले रहा है उसको अब छोड़ देना चाहिए। ये तो निजीकरण वाली व्यवस्था हो गई कि मेरी जेब में पैसा है
तो मैं गाड़ी हबीबगंज रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे, रानी कमलापति प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर सकता हूं। मेरी जेब में पैसा नहीं है तो मैं मजबूरी में बाहर कहीं लावारिस हालत में उस गाड़ी को खड़ी करूंगा, क्योंकि मुझे कहीं जाना है, गाड़ी खड़ी करनी है मुझे। तो ऐसे दाम अगर बढ़ा दिए जाएंगे तो जनता कहां जाएगी, सरकार के दायित्व क्या रह जाएंगे। उसी तरीके से जो ये आरक्षण व्यवस्था है, ये प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है। अगर मेरे अंदर योग्यता है और मुझे अगर उचित प्लेटफॉर्म दिया जाएगा तो मैं योग्यता अपनी प्रमाणित कर पाऊंगा। जैसे मैंने नेताजी श्री मुलायम सिंह जी की बात करी, धोती पहनने वाला व्यक्ति, छोटे कद का व्यक्ति, जब उसे योग्यता को प्रमाणित करने की बात आई तो उन्होंने रक्षा मंत्री रहते हुए अपनी योग्यता को प्रमाणित चाहिए निश्चित तौर पर। और आरक्षण जो व्यवस्था है ये मौके की व्यवस्था है, मौका मिलना चाहिए, प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, और जब भी प्रतिनिधित्व मिलेगा लोगों ने अपने आप को साबित करके दिखाया। अंतिम सवाल, क्या गारंटी है कि भविष्य में यश भारती सपा में जुड़े रहेंगे? कहीं और संभावनाएं मिलती हैं चुनावी तो आप का मोह भंग नहीं होगा? नहीं, अवसरवादी मैं नहीं हूं, ऐसा सब कहते हैं। नहीं, अगर ऐसा होता तो मैं आज वहां होता, जो 2 पार्टी सिस्टम है वहां पे होता। आज भी कई साथी हैं जो आमंत्रण देते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों, अच्छे आमंत्रण भी मिलते हैं, चर्चाएं होती हैं, सारी बातें होती हैं, लेकिन मैं सबकी बातें सुनता हूं। अगर मुझे जाना होता तो बहुत पहले चला जाता, समाजवादी विचारधारा के साथ संघर्ष नहीं करता। तो आपके लिए शिक्षा पहली प्राथमिकता होना चाहिए या सियासत? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सभी चीजें अपने अपने स्तर पर कम मायने रखती हैं, और सियासत भी अपने आप में मायने रखती है। जनता की बात को उठाने की जिम्मेदारी सियासत की है, और सियासत अगर ठीक तरीके से काम करेगी तो शिक्षा भी अच्छी रहेगी, रोजगार भी रहेंगे। तो नेता हम ही कल के कहेंगे यश भारती? मैं कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता ही रहना पसंद करूंगा। नेता हमारा एक ही है, जो माननीय अखिलेश यादव जी हैं, और उन्हीं के नेतृत्व में हम काम करते रहेंगे। हाँ, नए युवाओं को कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहिए। नेता वर्तमान दौर में एक बड़ी चुनौती है, अच्छा नेता साबित होना एक बड़ी चुनौती है। चुनाव जीत करके नेता बनना मुझे नहीं लगता कि कोई तो डरपोक ना माना जाए कि सिर्फ संगठन तक सीमित है, चुनाव लड़ने का साहस नहीं जुटा पा रहे, नेता नहीं बनना है, कार्यकर्ता ही बनना है, संगठन तक रहना है। नहीं, इसको डरपोक नहीं कह सकते, समर्पण भी कह सकते हैं, हमारा समर्पण है। तो ये मान के चलें कि चुनावी राजनीति से दूर संगठन तक ही खुद को मौका मिलेगा तो चुनाव भी लड़ा जाएगा हर मोर्चे पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद यश भारती जी। समाजवादी पृष्ठभूमि, शिक्षा और सियासत दोनों विचारधारा के नाम पर जो भी इनका एक प्रकल्प था या जो विचारधारा थी, वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसको आगे बढ़ाने की इच्छा रखते हैं, लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में चुनौतियों से वो अच्छी तरह से वाकिफ हो चुके हैं और संगठन में वो रह करके ही सत्ता का मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं। इसी के साथ इजाजत दीजिए, नमस्कार।